नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने 11वीं कक्षा की राजनीति शास्त्र की पुस्तक के तीसरे अध्याय को आज चुना है कक्षा में पढ़ाने के लिए, बताने के लिए। इससे पहले हमने 2 अध्यायों पर बातचीत कर ली थी और कोई भी लोकतंत्र अगर होता है या किसी देश में लोकतंत्र होता है, वहाँ चुनाव अवश्य होते हैं। तो इस अध्याय में चुनाव और प्रतिनिधित्व को हमने लिया है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई खेल होता है, अगर फुटबॉल का खेल हो रहा है तो उसमें रेफरी होते हैं, क्रिकेट का खेल हो रहा है तो उसमें अंपायर होते हैं, शतरंज का खेल भी अगर होता है तो उसमें हर जो मोहरे होते हैं उनके चलने के नियम होते हैं। और अगर ये नियम ना हो तो घोड़े को कहते हैं कि 2.5 घर चलता है। अगर वो 2.5 घर चलने की बजाय 1.5 घर चलने लगे तो पता चला कि सारे खेल का सत्यानाश हो गया। इस वजह से कुछ न कुछ नियम अवश्य बनाए जाते हैं। शासन संचालन के लिए भी नियम बनाए जाते हैं, यहाँ तक कि कक्षा के संचालन के नियम होते हैं, विद्यालय के संचालन के नियम होते हैं। उसी तरह चुनाव भी संचालित किया जाता है लोकतंत्र में। तो चुनाव के संचालन के भी कुछ न कुछ नियम अवश्य बनाए जाते हैं ताकि चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हो सके। बच्चों, हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में हमारे यहाँ हर 5 साल पर चुनाव होता है, वह स्थानीय स्वशासन का हो, वह राज्य सरकार का हो या संघीय सरकार के लिए चुनाव हो। 5 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। बच्चों, चुनाव की ज़रूरत आखिर होती क्यों है? ताकि हमारे यहाँ हमारे प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि चुने जा सकें और जनता के हित में निर्णय ले सकें। एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रणाली बने जो कि चुनाव के कारण ही बेहतर हो सकती है। चुनाव करवाने का एक मुख्य कारण जो हम अभी देखेंगे बिंदुवार, वो ये है कि चुनाव में खड़ा कौन होगा, मत कौन देगा, देख रेख कौन करेगा, प्रतिनिधि कैसे चुनेगा। तो हम अगर सबसे पहले ये देखें कि कौन मत देने के योग्य है, इसका निर्धारण किया जाना आवश्यक रहता है क्योंकि एक देश में हर उम्र सीमा के नागरिक होते हैं। कौन चुनाव लड़ने के योग्य है? हर कोई तो चुनाव लड़ नहीं सकता है। कुछ लोगों में नेतृत्व की जो क्वालिटी होती है, जो गुण होता है, वो ज़्यादा होता है और वो नेतृत्व की क्षमता से युक्त होते हैं। अब है कि चुनाव अगर होता है किसी लोकतांत्रिक देश में तो उसकी देखरेख करने के लिए भी मशीनरी होनी चाहिए। मतदाता किस तरह से चुनाव प्रणाली में भाग लेंगे और किस व्यवस्था के अंतर्गत अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, यह जानना भी आवश्यक होता है। इन सारी बातों की जानकारी हम इस अध्याय में धीरे धीरे एक एक करके प्रस्तुत करेंगे। एक प्रश्न यह उठता है बच्चों कि क्या लोकतंत्र चुनाव के बिना रह सकता है या क्या चुनाव बिना लोकतंत्र के हो सकते हैं? इस अध्याय की जानकारी जब दी जाएगी तो हमें ये एहसास हो जाएगा कि बिना चुनाव के अगर प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है तो वो नहीं चल सकता है। इसके बाद हम अपने ओर से देखते हैं कि हमारे यहाँ जो चुनाव की व्यवस्था है वो कैसी है और हमारे यहाँ किस तरह की व्यवस्था को अपनाने के लिए शासन ने एक जो मशीनरी बनाई है, जो प्रणाली बनाई है, उसे हम अपने देश में चुनाव में लागू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो चुनाव की व्यवस्था है उसे कहा जाता है अंग्रेजी में द फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो सबसे आगे है
वोट प्राप्त करने में सबसे ज़्यादा जिसे मत प्राप्त हुए हैं वह जीता हुआ माना जाता है। इसे बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं, यानी कि जहाँ बहुमत है, जहाँ ज़्यादा लोग जिस मुद्दे पर या जिस प्रतिनिधि को वोट ज़्यादा मिले, जिस मुद्दे पर ज़्यादा जनसमर्थन है, उसे चुन लिया जाता है। और इसी को कहते हैं जो दौड़ में सबसे आगे है वही जीतेगा। यहाँ हम बात कर रहे थे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करने वाले, मत का प्रतिशत प्राप्त करने वालों को, सबसे आगे रहने वालों को चुन लिया जाता है। और हमारे यहाँ ये व्यवस्था स्वतंत्रता के बाद ही अपनाई गई थी, चूँकि हमने प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को अपनाया। अतः जब चुनाव होता है तो वहाँ कई दल खड़े हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि चुनाव में कई दल के खड़े होने की वजह से ज़्यादातर जो मत होते हैं वह वितरित हो जाते हैं और मतों का एक कम हिस्सा जिन्हें प्राप्त होता है वो विजयी हो जाते हैं। बच्चों, हम इसे अभी लिखित स्वरूप में देखेंगे। तो बच्चों, हम अभी बात कर रहे थे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के बारे में। तो इसमें जो है, यानी कि जो सबसे आगे है उसकी जीत सुनिश्चित की जाती है। और इसके बाद समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात करेंगे। तो इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझें, क्योंकि यह गणनात्मक है। तो जो है एक यानी कि सबसे तो सबसे आगे वही जो ज़्यादा मत पाए। इसे कैसे हमारे यहाँ लागू किया जाता है, खासकर जब चुनाव होते हैं। तो इसे देखिए कि अगर किसी क्षेत्र में, मान लीजिए कि चूँकि हम पटना से बोल रहे हैं, पटना से इस अध्याय को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मानते हैं कि यह हमारा पटना का क्षेत्र है। हमने माना कि यह पटना का चुनाव क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ अगर इस तरह से हम मानते हैं कि 7 उम्मीदवार खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं बच्चों। अब अगर यहाँ की जनसंख्या 20 लाख है, इस निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या जो है 20 लाख है, जनसंख्या, इस जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो भाग है वह आपको मतदाता के रूप में पंजीकृत है। और तो मतदाता के रूप में अमूमन माना जाता है कि 60 से 70% तक की जनसंख्या आती है। तो हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि 12 लाख की जनसंख्या को हमने मान लिया कि ये मतदाता के रूप में पंजीकृत है। तो अब यहाँ जो है 7 उम्मीदवार खड़े हैं। तो इसमें अब इन 12 लाख मतदाताओं में से ऐसे भी यह देखा जाता है कि शहरी क्षेत्र में जो है वो मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम होता है। लोग अपने आप को उस दिन घरों से निकलते नहीं और मतदान का प्रतिशत गिर जाता है। तो ऐसे में अगर इस 12 लाख की जनसंख्या में से हम बस एक उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं कि 50% लोगों ने मतदान किया, तो कितनी जनसंख्या ने मतदान किया, यानी कि 6 लाख लोगों ने मतदान में भाग लिया। तो मतदान में भाग लेने वाले लोग
20 लाख की जनसंख्या में मतदाता के रूप में 12 लाख हैं और 6 लाख लोगों ने मतदान में भाग लिया। अब मतदान में जब भाग लिया तो इनमें से करीब 30% लोगों ने उम्मीदवार 1 को वोट दिया। ठीक है, यानी कि 6 लाख मतदान में भाग लेने वाले कुल मतदाता थे, उसमें से 30% ने उम्मीदवार 1 को वोट दिया। तो अब अगर हम 60 का 30% निकालें तो कितना होता है? ये कटा हो गया 6000। तो इसको 6 लाख कर देते हैं, 1 लाख, ठीक है। और फिर यानी कि उम्मीदवार जो 1 है, 1 नंबर का उम्मीदवार है, यानी कि हम इसको नामकरण हमने नहीं किया है। ये जो 1 उम्मीदवार है, इसे कुल मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का 30% मत प्राप्त होता है। जिस उम्मीदवार को 1,80,000 मत प्राप्त हुए वो जीत गया, और बाकी का जो वोट था 1,95,000, यह बिखरा हुआ था और जीतने वाले उम्मीदवार से ज़्यादा जो मत का प्रतिशत था वो बिखर गया। ऐसे में जो बिखरा हुआ मत का प्रतिशत था वो ज़्यादा था, और कम जिसका मत प्रतिशत था फिर भी वो जीत गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 उम्मीदवारों में जो बाकी का मत था वो बंट गया, और वो बंट गया इस वजह से जिसे कम मत प्रतिशत भी प्राप्त हुआ वो जीता हुआ माना गया। अब यहाँ पूरी बात पर आते हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ एक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 20 लाख है और जहाँ 12 लाख लोग मतदाता के रूप में हैं, वहाँ मात्र 1,80,000 वोट जिसने पाया वह जीता हुआ घोषित कर दिया गया। तो जरा सोचिए बच्चों कि 20 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 वाला जनप्रतिनिधि चुना जाता है, और जो मतदाता हैं 1,20,000 में से 12 लाख मतदाता में से 1,80,000 वोट लाने वाला जीत सकता है। तो ये इसे हम किस तरह अपना प्रतिनिधि माने कि ये हमारी सारे मतदाताओं का, हमारी सारी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी या खामी मानी जा सकती है। खूबी इसमें कि हम मानते हैं कि जिसे ज़्यादा प्राप्त हुआ, यानी कि जो वोटों की दौड़ में आगे रहा, वह जीता हुआ माना गया, और यही है द फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। इसे एक प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का बहुत बड़ा दुर्गुण भी माना जाता है कि आप कम वोटों का प्रतिशत लाकर भी सरकार बना लेते हैं, जीत जाते हैं, और इसे हम किस तरह से अपना प्रतिनिधि इस शासन को माने जिसके पास की समूचे 100% जनता का एक बहुत ही छोटा हिस्सा, 25 या 30% हिस्सा उसके पास आता है और वह जीता हुआ मान लिया जाता है। बच्चों, हम इसके बाद समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति की चर्चा करेंगे। तो अभी बच्चों आपने देखा कि किस तरह वोटों का एक बड़ा प्रतिशत बिखरने के बाद भी चुनाव में कम जिन्हें वोट मिलते हैं या जिन्हें कम वोटों का प्रतिशत प्राप्त होता है वो बहुलवादी व्यवस्था यानी कि फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम के अंतर्गत जीत जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की। हमारे भारत में इस प्रणाली से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और
उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है, जो कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जटिल स्वरूप है। इसके पहले कि हम इस मुद्दे पर आएं और हम अपने देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किस तरह से काम करती है, कुछ निश्चित चुनावों में इस पर हम ध्यान देंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ। तो यह प्रणाली सबसे पहले इजराइल और हॉलैंड, यानी कि अभी उसे नीदरलैंड कहा जाता है, नीदरलैंड में लागू की गई थी। और इसका एक और स्वरूप था, अभी हम आगे उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का पहला जो स्वरूप है वह किस तरह से इजराइल और नीदरलैंड में लागू है। तो बच्चों, पूरे इजराइल या पूरे नीदरलैंड, या फिर कहिए कि जिन देशों ने इस प्रणाली को अपनाया है, उसमें पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और सभी राजनीतिक दल या जो मुख्य राजनीतिक दल हैं अपने प्रत्याशियों की एक सूची बनाते हैं प्राथमिकता के आधार पर, और जो उन्हें वोट प्राप्त होते हैं तो उन वोटों के प्रतिशत के हिसाब से अपनी जो प्रत्याशियों की प्राथमिकता सूची होती है उसमें से प्रत्याशी को वो चुन लेते हैं। दूसरी जो प्रणाली है उसे बहुनिर्वाचन प्रणाली भी कहते हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत, जो कि अर्जेंटीना और पुर्तगाल में ज़्यादा प्रचलित है और भी कुछ देशों में है, लेकिन मुख्यतः इन देशों को उदाहरण स्वरूप हम अभी ले रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि पूरे देश को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और वहाँ राजनीतिक दल अपने अपने हर निर्वाचन दल में अपने अपने सदस्यों की सूची जारी कर देते हैं और निर्वाचन क्षेत्रों में जो मतदान होता है उसके प्रतिशत के हिसाब से प्रत्याशी को चुन लिया जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति नहीं चुना जाता, बल्कि मतों के आधार पर राजनीतिक दल का चुनाव होता है। फिर राजनीतिक दल यह निश्चित करते हैं कि उनके प्रत्याशी उस क्षेत्र से कौन होंगे, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। जनता को यह मालूम नहीं होता कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्याशी कौन है, क्योंकि वो राजनीतिक दल को मत देते हैं। अब आते हैं हम भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से हमारे यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। इसमें भी कोटा के आधार पर चुनाव किया जाता है। तो बच्चों, इस जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय पद्धति है, इसे हम अभी बोर्ड पर देखेंगे कि किस तरह से इस चुनाव प्रणाली में कोटा का निर्धारण और मतों का निर्धारण होता है और जीत का भी निर्धारण किया जाता है। और अभी हम बात करेंगे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की जो चर्चा हुई थी, ये हम पहले ही अध्याय में बता चुके हैं कि यह इजराइल और इसका एक स्वरूप इजराइल और हॉलैंड में देखा जाता है। इसका दूसरा स्वरूप डेनमार्क और अर्जेंटीना में देखा जाता है। तीसरा एक जटिल जो स्वरूप है वह हिंदुस्तान में देखा जाता है, जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद और राज्यसभा के चुनावों में
देखने को मिलता है। इसे हम एक उदाहरण से इस तरह समझेंगे कि मान लीजिए कहीं भी अगर हम किसी एक राज्य का उदाहरण लेते हैं, चलिए हम बिहार का ही उदाहरण लेते हैं, तो वहाँ अगर एक निश्चित संख्या में हमें प्रतिनिधि चुनने हैं तो उसकी एक सूची बना ली जाती है। अगर हमें 4 प्रतिनिधि चुनने हैं राज्यसभा के, मान लीजिए कि 4 प्रतिनिधि राज्यसभा के चुनने हैं, तो ऐसे में हम किस तरह चुनाव करेंगे। और हमारे पास 200 मत हैं और ये जो मत है ये हमारे विधानसभा के सदस्यों का मत है, जो कि अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे, मत का प्रयोग करेंगे और 4 सदस्यों को वो चुनेंगे। तो ऐसे में जब 4 सदस्यों को चुनना होता है तो प्रथम वरीयता का जो मत होता है उसे हम चुनकर, प्रथम वरीयता के का जो मत होता है उसे चुनकर हम निर्धारित करते हैं कि विजेता कौन होगा। अगर प्रथम वरीयता के मत से प्रतिनिधि का चुनाव नहीं हो पाता है, सदस्यों का चुनाव नहीं हो पाता है, तो फिर हम द्वितीय जो वरीयता का मत होगा उसकी गिनती करेंगे और प्रथम वरीयता के मत में जिस उम्मीदवार को सबसे कम अंक मिलेगा उसे हम बाहर कर देंगे और उसके मतों को फिर से हम वरीयता क्रम में उसको बांटेंगे। तो बच्चों, हम देख रहे थे कि अगर बिहार में 4 प्रत्याशियों को राज्यसभा के लिए लेना है तो उसमें हम देखेंगे कि कुल मतदान, ये एक फॉर्मूला है, सूत्र समझ लीजिए। इसी सूत्र के आधार पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतों की गिनती की जाती है। इसके बाद फिर यह जो है इस तरह से उनके मतों को वितरित भी किया जाता है। तो मान लिया जाए कि कुल मतदान हुआ 200, ठीक। इसे थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि एक बार समझने के बाद आसानी हो जाएगी। कुल विजयी उम्मीदवार हैं 4 और प्लस है 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ आता है 1, तो अब इसको हम लाते हैं 200 प्लस 5 और इंटू प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ आ गया उत्तर 40 प्लस 1 यानी कि 41, ठीक है। अब 41 मत जिसे प्राप्त हो जाएंगे वो प्रत्याशी विजयी घोषित हो जाएगा। अगर 41 मत यानी कि 41 मत प्रथम गणना में प्राप्त नहीं हुए, तब क्या करते हैं कि द्वितीय गणना में जो द्वितीय वरीयता मत हम लोग बनाया जाता है, उसमें प्रथम वरीयता में जिन्हें सबसे कम अंक प्राप्त होता है उस उम्मीदवार को हटा दिया जाता है और उसके जो मत होते हैं वो प्रथम वरीयता क्रम के मत में वितरित कर दिए जाते हैं और देखा जाता है कि इसके बाद 41 मत प्राप्त हुए या नहीं। और अगर इस बार भी ये मत का कोटा प्राप्त नहीं होता है तो फिर तीसरी वरीयता क्रम के मतों का भी वितरण किया जाता है और उसकी गिनती की जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। यही प्रणाली विधान परिषद के लिए भी अपनाई जाती है, राज्यसभा के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव में और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी अपनाया जाता है।
मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि एक जटिल ये जो दो जटिल प्रश्न था, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का, ये एक उदाहरण है। ये व्यवस्था हमारे भारत में अपनाई गई है, थोड़ी जटिल है, लेकिन एक बार समझने के बाद कहीं परेशानी नहीं होती है। और दूसरा जो हमने फर्स्ट पास्ट बताया था, दो प्रणाली मुख्य रूप से अभी पूरे विश्व में प्रचलित है। हमारे यहाँ दोनों ही प्रणालियाँ हैं और इसी आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, सदस्यों का, संसद के कुछ सदस्यों का चुनाव होता है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, लेकिन अलग अलग प्रणाली से होता है। और अब हम आगे चुनाव सुधार की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसके बाद हम लोग स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत थोड़ा सा एक जटिल स्वरूप जो है वो हमारे भारत देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के निर्वाचन के सदस्यों के निर्वाचन में देखने को मिलता है। और अब हम देखते हैं कि दोनों ही प्रणालियों में जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है और ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इन दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या है। बच्चों, अभी हम देखेंगे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के बीच क्या क्या अंतर है। जो सर्वाधिक वोट पाने वाली प्रणाली है, जिनकी जीत घोषित कर दी जाती है, उसमें पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। तो ऐसे में जब प्रतिनिधि चुनकर आते हैं तो कहा जाता है कि वो अपने क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधि करते हैं। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाले प्रणाली में किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को या पूरे देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और मतों के प्रतिशत के आधार पर उन्हें निर्वाचन क्षेत्र, किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि घोषित कर दिया जाता है। फिर आते हैं सर्वाधिक वोट पाने वाले के अधिकार के सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत की प्रणाली में हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली में एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, क्योंकि अगर दो दल के मतों का प्रतिशत बराबर हो जाएगा तो उस हिसाब से दोनों ही दलों के प्रत्याशी प्रतिनिधि चुन लिए जाएंगे। जो पहले वाला भाग है उसमें मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व में मतदाता पार्टी को वोट देता है। पार्टी सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत की प्रणाली में पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें मिल सकती है, लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली में हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती है। और फिर आते हैं पहले भाग पर कि विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत 51% मिले, और समानुपातिक प्रतिनिधित्व में विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है। हमने बताया था कि जो सर्वाधिक वोट पाने वाली प्रणाली है उसमें कभी कभी क्या होता है कि वोटों का बिखराव हो जाता है, चूँकि कई राजनीतिक दल के उम्मीदवार होते हैं और कम वोट प्राप्त करने वाले भी विजयी घोषित कर दिए जाते हैं। ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम और भारत इसका एक बड़ा उदाहरण है। उसी तरह समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली में इजराइल और नीदरलैंड एक बड़ी प्रणाली मानी जा सकती है। बच्चों, हमारे यहाँ सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत की प्रणाली को ही क्यों अपनाया गया? इसलिए कि हमारा देश बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ जब प्रतिनिध्यात्मक प्रणाली को अपनाया गया तो यह प्रणाली हमें हर जो हमारे देश में विविधता है तो
तो हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने के लिए इस प्रणाली को महत्ता प्रदान की गई और देखा गया कि साथ ही साथ इस प्रणाली के साथ निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई। आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई कि हमारे देश में कई जातियां हैं या बहुत से लोग हैं जो जनजाति के हैं, जाति है या महिलाएं हैं, हमेशा दबी रही हैं, सहमे रहे, कुचले रहे, वो जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव होता रहा। तो ऐसे में उन्हें भी अपना प्रतिनिधित्व जाहिर करने का, अपना प्रतिनिधित्व चुनने का एक अधिकार है। अगर उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाती तो उचित संख्या में शायद कमज़ोर वर्ग होने के कारण उनके प्रतिनिधि चुनकर नहीं आ पाते। तो बच्चों, जब पृथक निर्वाचन मंडल की जो बात हुई थी वह स्वतंत्रता से पहले ही एक बार यह बात उठी थी, लेकिन बहुत वाद विवाद के बाद इन बातों को कुछ हद तक अपनाया गया और कुछ समुदायों ने आरक्षण की जो पृथक निर्वाचन प्रणाली बनाई गई थी या मंडल बनाया गया था उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई तो उसके बाद 10 सालों के लिए आरक्षण का प्रतिशत बनाया गया था कि इतने सीटों पे अनुसूचित जाति के लोग खड़े होंगे, इतने सीटों पर अनुसूचित जनजाति के लोग खड़े होंगे। और अंतिम सूचना यानी कि 2019 में जो चुनाव हुआ था उस समय तक ये ऐसा देखा गया कि तकरीबन 84 जो लोकसभा की सीटें थी उस पे अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित किया गया और 47 सीटें जो है वो 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया। और हाल ही में महिलाओं के लिए जो वंदन विधेयक लाया गया तो महिलाओं के लिए चुनाव में 33% आरक्षण की बात उसमें की गई है और इस एक लंबे समय से महिलाओं को इस 33% आरक्षण की बात कही जा रही थी। तो बच्चों, ये तो थी हमारे जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें आरक्षण की बात और निर्वाचन क्षेत्रों का किस तरह वितरण किया जाएगा, किस तरह परिसीमन किया जाता है, इसका निर्धारण भी परिसीमन आयोग करता है। हम इसकी बातचीत आगे करेंगे। और हमारे यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई है और इसके अंतर्गत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके इसलिए हमारे यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, हमें ये जानना बेहद आवश्यक है कि सार्वभौमिक मताधिकार जिसे कहते हैं वह सामान्य मताधिकार भी कहा जाता है, लेकिन वयस्क नागरिक यानी कि जो नागरिक वयस्क हैं, वयस्क का अर्थ यहाँ बच्चों ये है कि जिनकी भी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। इससे पहले चुनाव में वोट देने की उम्र 21 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन 1989 में उम्र सीमा को घटा दी गई और इसे 18 वर्ष कर दिया गया। और जितने वयस्क नागरिक हैं, चाहे वो धनी हो चाहे निर्धन हो, चाहे उनकी आय ज़्यादा हो चाहे कम हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उभयलिंगी हो या फिर उन पर किसी तरह का प्रतिबंध हो जिसमें कि कोई कानूनी सज़ा प्राप्त वो ना हो, इसके उनकी स्थिति क्या है, समाज में कौन सा स्तर है, वो मध्यम वर्गीय हैं, उच्च वर्गीय हैं या फिर जाति के आधार पर निम्न तबके से हैं, किसी धर्म के हैं, किसी खास नस्ल के हैं, इन चीज़ों की परवाह किए बिना हर किसी नागरिक को जो कि वयस्क है उसे वोट देने का अधिकार है। इसके अपवाद में सिर्फ यह है कि जो कोई पागल है, जो जिसकी मानसिक स्थिति, पागल शब्द अभी उपयोग में नहीं आता, जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है या जिसने अपनी नागरिकता खो दी है या फिर जो न्यायालय द्वारा सजा याफ्ता हैं, ऐसे में कुछ लोगों को मत के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।
और बच्चों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यही है। सार्वभौम का अर्थ होता है कि सबके लिए सही, और वयस्क का अर्थ आप समझ गए कि जो 21 वर्ष की आयु सीमा थी उसे 1989 में घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। बच्चों, अभी हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में आपको बताया, तो यहाँ तक ये स्पष्ट होता है कि सार्वभौमिक क्या है और वयस्क मताधिकार क्या है, और यह किस लिए हमारे देश में नागरिकों को प्रदान किया गया। माना गया कि 18 वर्ष की आयु तक बच्चे अपनी एक परिपक्वता का स्तर प्राप्त कर लेते हैं, अतः उन्हें राजनीतिक रूप से जो प्रतिनिधि होते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि के रूप में शासन सत्ता में भाग लेते हैं, उन्हें चुनने की समझ आ गई होगी। और बच्चों, इस अध्याय में हमने बात की मुख्यतः चुनाव से जुड़े हुए मुद्दों की, चुनाव की प्रतिनिधित्व प्रणाली की, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात की, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की बात की, और आगे के अध्याय में हम बात करेंगे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग के बारे में। साथ ही साथ चुनाव की प्रणाली में जो हमारे यहाँ चुनाव की व्यवस्था है उसमें किन सुधारों को लागू किया जाए इसके बारे में, और प्रश्नोत्तर को भी करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।